बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। गिरफ्तारियां, तशद्दुद और तमाम तर हरबे इस वक्त नाकाम तो हो ही चुके हैं, लेकिन इस सारे के सारे मामले में अब कुछ बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आई हैं। एक जानिब ताकतवर हलकों को रजीम चेंज ऑपरेशन के एक्सपेरिमेंट में जो कैलकुलेशन थी उसके मिस कैलकुलेशन होने का अंदाज़ा हो चुका है और वो उसे तस्लीम कर चुके हैं और अपनी गलती मानने के बिल्कुल करीब हैं। लेकिन इस सब के अंदर एक बहुत बड़ी पेशकश की बाज़गश्त भी चल रही है और इस वक्त DGISI की तब्दीली के हवाले से अब तक का सबसे बड़ा कार्ड खेल दिया गया है। इस हवाले से मेरे पास बड़ी एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। जबकि वज़ीर आज़म के लिए जो इस वक्त पाकिस्तान का चीफ एग्जेक्टिव होता है, जो आइन में सबसे अहम तरीन ओहदा है, उसके लिए इस्टेब्लिशमेंट का उम्मीदवार सामने आ चुका है। वैसे तो सियासी जमातों के उम्मीदवार होते हैं, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट के उम्मीदवार का नाम भी मंजर आम पर आ चुका है और लाहौर हाई कोर्ट ने ताकतवरों की भी नींदें हराम करके रख दी हैं। काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल अपडेट्स हैं, मैं एक एक करके आपके सामने रख देता हूँ। नाज़रीन कराम, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अपेक्स कमेटी का जो इजलास है वो ख़त्म हो चुका है। 5 घंटे से ज़ायद जारी रहने वाले इजलास में आर्मी चीफ, वफाकी वज़रा, चारों सूबों के वज़राए आला ने भी शिरकत की। शहबाज शरीफ की सदारत में अपेक्स कमेटी का अहम इजलास जुमे को गवर्नर हाउस खैबर पख्तूनख्वा पेशावर में मुनक़िद हुआ। इजलास में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान भी शरीक हुए। इजलास से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा कि दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं कि तहरीक इंसाफ जो है उसने इस इजलास का बाइकॉट किया, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि तशद्दुद, गिरफ्तारियाँ, धौंस, बदमाशी ये भी की जाए और ये हमें साथ बैठने का भी कहें तो हम इस तरह से जो है वो नहीं चलने देंगे। अब इस इजलास की जो बॉटम लाइन है वो ये है कि इजलास में नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी नेक्टा, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट CTD और पुलिस की अपग्रेडेशन, तरबियत, असला, टेक्नोलॉजी और दीगर ज़रूरी साजो सामान की फराहमी के हवाले से तजावीज़ की उसूली मंजूरी दी गई। इजलास में फ़ैसला किया गया कि खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो हेड क्वार्टर और जदीद फ्रांसिक लेबॉर्ट्री भी कायम की जाए और इस तरह का दीगर कई काम जो हैं वो इस ज़िमन में किए जाएंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी पेशावर पुलिस लाइंस धमाके के मकाम का दौरा किया और ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने पुलिस अफसरान और अहलकारों से मुलाकात की। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में खैबर पख्तूनख्वा पुलिस और कानून नाफिज करने वाले दीगर एहलकारों की जुर्रत और खिदमात को सराहा और मादरे वतन के दिफा के लिए जानों का नजराना देने वाले पुलिस शहदा को खराज अकीदत पेश किया। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस पाकिस्तान की बहादुर पुलिस है। KP पुलिस ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग फ्रंट लाइन फोर्स के तौर पर लड़ी। जनरल आसिम मुनीर का कहना था कि हम बतौर कौम मुत्तहिद होकर दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे और इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे। तो नाज़रीन कराम, एक जानिब तो ये हो रहा है, दूसरी जानिब आपको पता है कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के अंदर जो इलेक्शन है उनको डिले करने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है और दहशत गर्दी की जो नई लहर है उसको हुकूमत इस वक्त सियासी पॉइंट्स स्कोरिंग के तौर पर इस्तेमाल कर रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर हाई कोर्ट और पंजाब में लाहौर हाई कोर्ट में जा चुकी है और लाहौर हाई कोर्ट में इस वक्त एक बड़ी दिलचस्प समाअत हुई है। उस समाअत का कुछ अहवाल ये है कि लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के वकील से मुकालमे में कहा कि इलेक्शन कमीशन बताए इंतखाबात कब कराएगा, गवर्नर को छोड़ें, आप इलेक्शन की तारीख दे दें। लाहौर हाई कोर्ट में पंजाब में इलेक्शन की तारीख देने के लिए रहनुमा तहरीक इंसाफ असद उमर की दरख्वास्त पर जस्टिस जवाद हसन ने समाअत की, जिसके दौरान ये गुफ्तगू हुई है। जस्टिस जवाद हसन ने कहा कि आइन में दर्ज है कि इलेक्शन 90 रोज़ में होने हैं। इससे पहले भी मुआशी सूरत हाल ख़राब थी मगर इलेक्शन तो हुए थे। इलेक्शन कमीशन के वकील ने जवाब दिया कि हम इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं,
کل اس حوالے سے پیش رفت ہوئی ہے۔ گورنر نے خط میں لکھا ہے کہ الیکشن کمیشن تمام سٹیک ہولڈرز سے مشاورت کرے۔ عدالت نے الیکشن کمیشن کے وکیل سے کہا کہ گورنر کو چھوڑیں، آپ الیکشن کی تاریخ دے دیں، آپ اتنا کام کر رہے ہیں، آپ خود الیکشن کی تاریخ دے دیں۔ اعلیٰ عدلیہ کے اس حوالے سے متعدد فیصلے موجود ہیں۔ وفاقی حکومت کے وکیل نے کہا کہ 90 روز پورے ہونے میں ابھی کافی وقت ہے۔ جسٹس جواد حسن نے کہا کہ آپ تاریخ تو دیں کہ الیکشن کب کرائیں گے، ہم تو وہ بات کر رہے ہیں جو آئین میں درج ہے۔ وفاقی حکومت کے وکیل نے کہا کہ کوئی یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ الیکشن نہیں ہوں گے۔ درخواست گزار اسد عمر نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے قومی اسمبلی کے ضمنی انتخابات کے حوالے سے شیڈیول جاری کر دیا ہے۔ ضمنی الیکشن پورے ملک میں ہونے ہیں۔ ضمنی انتخابات کا شیڈیول جاری کرتے وقت معاشی صورتحال کا خیال ذہن میں نہیں آیا۔ جسٹس جواد حسن نے کہا کہ اسد عمر صاحب، آپ تو الیکشن کمیشن سے خوش ہو جائیں، آج الیکشن کمیشن آپ کے موقف کی حمایت کر رہا ہے۔ اسد عمر نے کہا کہ الیکشن کمیشن خوش ہونے کا موقع تو دے۔ عدالت نے استفسار کیا کہ کیا آپ اس میں فل بینچ بنا دیں۔ پی ٹی آئی نے فل بینچ نہ بنانے کی استدعا کی۔ عدالت میں گورنر پنجاب کے وکیل بھی پیش ہوئے جنہوں نے جواب کے لیے وقت مانگ لیا۔ عدالت نے گورنر کے وکیل سے استفسار کیا کہ آپ کو کتنا وقت چاہیے۔ گورنر کے وکیل نے جواب دیا کہ مجھے 7 دن کا وقت چاہیے۔ اسد عمر نے اس پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ 7 دن مزید جواب کے لیے دیں گے تو کافی وقت گزر چکا ہوگا۔ 7 روز کا وقت دینے کا مطلب ہے کہ اسمبلی کی تحلیل کو 22 روز ہو چکے ہوں گے۔ عدالت نے اسد عمر سے کہا کہ آپ عدالت آ گئے ہیں تو بے فکر ہو جائیں، 4-5 دن سے کچھ نہیں ہوتا۔ تو اس جانب اشارہ کیا گیا کہ آپ کو انصاف ملے گا۔ بلا شبہ ان لوگوں کے لیے جو الیکشن کو آگے لے کر جانا چاہتے ہیں، جو الیکشن کو آگے دھکیلنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ خبر بڑا دھچکا ہے۔ اب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے خیبر پختونخوا اور پنجاب اسمبلی کے عام انتخابات اور قومی اسمبلی کی 86 نشستوں پر ضمنی انتخابات کی تاریخوں پر مشاورت کے لیے 7 فروری کو اجلاس طلب کر لیا ہے۔ سکندر سلطان راجہ کی زیر صدارت الیکشن کمیشن کا اجلاس ہوا، جس میں ممبران، سیکرٹری الیکشن اور دیگر سینئر افسران بھی شریک ہوئے اور قومی اسمبلی کی 86 نشستوں پر ضمنی انتخابات پر بریفنگ دی گئی۔ سیکرٹری نے بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ صوبائی اسمبلیوں کے لیے آزادانہ منصفانہ انتخابات کا انعقاد یقینی بنایا جائے۔ رجسٹرار ہائی کورٹ پنجاب اور کے پی کو مراسلہ بھیج دیا گیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اجلاس میں یہ فیصلہ بھی کیا گیا کہ الیکشن کمیشن کا آئندہ اجلاس منگل 7 فروری کو منعقد ہوگا، جس میں چیف سیکرٹری پنجاب، خیبر پختونخوا، آئی جی پنجاب اور خیبر پختونخوا بھی شریک ہوں گے، جبکہ اجلاس میں صوبائی اسمبلیوں کے عام انتخابات پر بریفنگ دی جائے گی اور قومی اسمبلی کے ضمنی انتخابات پر بھی بریفنگ ہوگی۔ تو یہ ایک طرح سے پروسیڈنگز چل رہی ہیں۔ اب دیکھنا ہوگا کہ یہ آگے یہ معاملات لے کر کس طرف جاتے ہیں۔ اچھا، اب یہاں پر میں آپ کو کچھ اور ڈیولپمنٹس کا بھی بتا دوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ انصار عباسی صاحب جو ایک سینئر صحافی ہیں اور پچھلے 10 ماہ میں جو رجیم چینج آپریشن کے دوران ہوا، جنرل باجوہ کے دور میں یہ اسٹیبلشمنٹ کے ماؤتھ پیس کے طور پر خبریں دیتے رہے، قاصد کے طور پر رہے اور انہوں نے بہت سارے انکشافات کیے۔ اب انہوں نے ایک اور انکشاف ان دنوں کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جن دنوں عمران خان کا دور تھا، ان دنوں انصار عباسی اندر تھے تو انہیں 2 مرتبہ وزیر اعظم بننے کی پیشکش کی گئی، تاہم ذرائع کا کہنا ہے کہ شاہد خاقان عباسی نے پیشکش قبول کرنے سے انکار کیا گیا۔ انہیں یہ پیشکش اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے ایک مشترکہ دوست کے توسط سے کی تھی۔ ان دنوں مفتاح اسماعیل بھی اڈیالہ جیل میں تھے۔ جب ان سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ شاہد عباسی نے انہیں بتایا کہ ایک مشترکہ دوست نے ملاقات کی اور بتایا کہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ انہیں وزیر اعظم بنایا جائے۔ مفتاح نے کہا کہ انہیں اس مشترکہ دوست کا نام معلوم ہے جو پیشکش لے کر شاہد خاقان عباسی کے پاس پہنچے، لیکن انہوں نے یہ نام نمائندے کو نہیں بتایا۔ شاہد خاقان عباسی کو یہ بھی کہا گیا کہ وہ مفتاح اسماعیل سمیت اپنی کابینہ میں جسے چاہے لگا سکتے ہیں، تاہم مفتاح کا کہنا ہے کہ میری معلومات کے مطابق عباسی کو ان کی جیل کے دنوں میں یہ پیشکش کی گئی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ شاہد خاقان عباسی کو کہا گیا کہ اگر وہ رضامند ہیں تو انہیں عمران خان کی جگہ وزیر اعظم لگایا جا سکتا ہے، جن کا طرز حکمرانی اور کارکردگی اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے لیے انتہائی مایوس کن ہے۔
दोनों मरतबा शाहिद खाकान अब्बासी ने इस्टेब्लिशमेंट को मुश्तरका दोस्त के ज़रिए पैगाम दिया कि वो इस पेशकश में दिलचस्पी नहीं रखते और अगर इस्टेब्लिशमेंट के जहन में कोई ख्याल है तो वो मियाँ नवाज शरीफ से रब्ता करें। उस वक़्त मियाँ नवाज शरीफ इस्टेब्लिशमेंट के लिए बिल्कुल नाकाबिले कबूल शख्सियत बने हुए थे, जबकि मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पहले ही वज़ारत उज़्मा का ओहदा इस शर्त पर कबूल करने से इनकार किया था कि मुस्लिम लीग नून में वो अपने ग्रुप की क़यादत करें। शहबाज शरीफ को यही पेशकश 2018 के इलेक्शन से कबल भी की गई थी, लेकिन उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को बता दिया कि वो अपने बड़े भाई और कायद के साथ गद्दारी नहीं कर सकते। ताहम शाहिद खाकान अब्बासी को इमरान खान के दौर में पेशकश मौसूल हुई और वो भी जब वो जेल में थे। तो एक चीज़ बड़ी वाज़ेह हो जाती है कि जो गुज़श्ता दौर जनरल बाजवा का था उसमें इस्टेब्लिशमेंट जो है वो मुकम्मल तौर पर इंटरवीन करती रही, मुदाखलत करती रही और इस्टेब्लिशमेंट के और इससे एक और चीज़ जो है वो भी नज़र आती है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है उनका जो उम्मीदवार है वो इस वक्त इज़्ज़त माब जनाब शाहिद खाकान अब्बासी हैं। तो वो एक आज़ादाना हैसियत से जो है वो इलेक्शन इस वक्त लड़ने जा रहे हैं। तो अब देखना यह है कि क्या वो जीत पाते हैं और जीतने के बाद शाहिद खाकान अब्बासी को क्या सदर के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। दूसरी जानिब एजाजुल हक का आपको पता है कि एजाजुल हक भी इदारों के बहुत ज़्यादा करीब रहे। उन्होंने इमरान खान और इदारों के दरमियान जो एक गहरी खलीज थी उस गहरी खलीज को ख़त्म करने के लिए, कम करने के लिए पूरी कोशिश की और ख़त्म करनी भी चाहिए थी। अब एजाजुल हक की जानिब से ये दावा किया गया है कि इस्टेब्लिशमेंट इस बात को मान चुकी है कि रजीम चेंज ऑपरेशन एक बहुत बड़ी गलती थी, बंद कमरों में इसका एतराफ़ किया गया है। चलें, अच्छी बात है, देर आयत दुरुस्त आयत, लेकिन अब इम्पोर्टेड सरकार को तो मुसल्लत किया जा चुका है और जिस तरह की तबाही इस वक्त मुल्क में आ चुकी है वो इस्टेब्लिशमेंट को अच्छे तरीके से नज़र आ रही है। अब इसको रिवर्स करना जो है वो भी इस्टेब्लिशमेंट की ही जिम्मेदारी है। यकीन माने हमें अपनी पाक फ़ौज से बहुत मोहब्बत है, हमारे पाक फ़ौज से मोहब्बत में कोई किसी किस्म का डाउट नहीं होना चाहिए। हमारा वो फ़ौजी जो बॉर्डर पर खड़ा होता है, शहादतें देता है, यकीनन उससे हम बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। हम सारी उम्र सहाफ़त करते रहें, जो मर्ज़ी करते रहें, उस खून का कर्ज अदा नहीं कर सकते। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट के अंदर, पाक फ़ौज के अंदर कुछ जर्नैल ऐसे हैं जो बंद कमरों के अंदर इस तरह के फ़ैसले करते हैं जिनके साथ हमें इख्तलाफ है, जिन पर हमें एतराज़ है। अगर वो उसको तब्दील करें तो यकीनन पाक फ़ौज से इस कौम की मोहब्बत में कोई शक नहीं है। नाज़रीन इकराम, एक और इस वक्त जो है वो बात सामने आई है। इस वक्त फ़याज़ राजा ने एक वर्जन ऑफ द स्टोरी दिया है कि इमरान खान चूँकि सुप्रीम कमांडर और सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को ख़त लिख चुके हैं जिसमें वो कह चुके हैं कि इदारों के सियासी और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का नोटिस लिया जाए, इदारों के अंदर मौजूद काली भेड़ों की निशानदही की जाए, उनके खिलाफ ना सिर्फ नोटिस लिया जाए बल्कि उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जाए। इसके बाद इमरान खान को एक पैगाम भेजा गया है। ये बात तो वाज़ेह है कि अगला वज़ीर आज़म इमरान खान है। इस चीज़ को ना सिर्फ मुल्क के अंदर बल्कि इंटरनेशनल सर्वेस भी ये कह चुके हैं। IMF जो साइन का कह चुका है कि इमरान खान जो है वो साइन करेगा तो हम जो है वो IMF का प्रोग्राम बहाल करेंगे। तो उनको भी पता है कि अगला वज़ीर आज़म जो है वो इमरान खान है। तो अब इमरान खान को फ़याज़ राजा के मुताबिक ये पैगाम भेजा गया है कि अगर आपको इस पर एतराज़ है तो हम आम इंतखाबात से पहले जो इंटेलिजेंस का सेटअप है उसमें बड़े पैमाने पर तब्दीलियां कर सकते हैं ताकि वो जो नाम लिए जाते हैं मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, डर्टी हैरी वगैरह, वो इतराज़ात जो हैं वो ख़त्म हो सके। मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ी अच्छी बात है अगर इदारा ऐसा करे। इदारे को गैर मुतनाज़ रहना चाहिए और इदारे को चाहिए कि वो इस तरह के इक़दामात करे कि वो किसी भी तनकीद से बच सके। अब देखते हैं कि इमरान खान का इस पर क्या रद्द अमल आता है।